हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम CGPSC जो आपके एग्ज़ाम जो कि आने वाली, यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन हम तैयार करते हैं। जो ये हमारा 16 पार्ट है, बाकी जो 15 पार्ट है मैंने उसका वीडियो अपलोड हो चुका है मेरे चैनल में। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे एग्जाम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भारत के सामान्य अध्ययन से, इसमें मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड क्यों, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी बार बार रिपीट किया गया है, उन्हीं क्वेश्चन को भी यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा 16वां पार्ट है, बाकी जो 15 पार्ट है डल चुका है, जाकर देख सकते हैं। और पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो आपके 243 में या 243 बी में या आपका 243 सी में या डी है आपका 243 डी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 243 डी में। इसमें बताया गया आपके संविधान के 243 डी में, तो पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थान यहाँ पे आरक्षण के प्रावधान को आपके आर्टिकल 203 में, आपका 243 या डी में इसमें बताया गया है आपके जनजातियों के बारे में। तो 243 याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको रिपीट किया गया है। तो पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजाति अनुसूचित स्थान का जो आरक्षण है आर्टिकल 243 डी में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान की किस अनुच्छेद में आया है। तो अनुच्छेद 230 में, अनुच्छेद 231 में, अनुच्छेद आपके 232 में या डी है अनुच्छेद 233 में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 233 में। तो याद रखिए जिला न्यायाधीश जो शब्द है संविधान के कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो आपके आर्टिकल 233 में बताया गया है। आपके जिला न्यायाधीश जो शब्द बना हुआ है आपके आर्टिकल 233 में, उनके बारे में बताया गया है। तो याद रखिए संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश के शब्द में संविधान के अनुच्छेद 233 में बताया गया। तो इसका डी ऑप्शन याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है। तो आपके कावेरी नदी, यमुना नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी या रिहंद नदी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका जो आपका जो ताप्ती नदी है, यह जो नदी है आपके विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, कई बार इसको अलग अलग एग्जाम में रिपीट में किया गया है क्वेश्चन को। तो आपका जो तापी नदी है, ताप्ती नदी, यह नदी विभ्रंश घाटी होकर जो कि प्रवाहित होती है। इसके साथ आपका भारत की जो नर्मदा, ताप्ती और आपका जो दामोदर नदी है, ये आपके भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। याद रखिए नर्मदा नदी और जो आपके ताप्ती नदी आपके अरब सागर में जाकर गिर जाती है। याद रखिए। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दामोदर नदी आपके हुगली नदी में जाके मिलती है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रवाहित नहीं होता है। तो पश्चिमी घाट, दक्कन पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बेसिन या ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ जो हमारा बेसिन है, छत्तीसगढ़ के जो बेसिन पठार है, ये आपके जो क्षेत्र जो कि मानसून की अरब सागर शाखा से जो कि यहाँ पे कोई भी प्रवाहित नहीं होता है, यहाँ पे प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं होता है। बाकी पश्चिमी घाट, दक्कन पठार और जो मध्य प्रदेश है आपके जो कि प्रवाहित होने वाले आपके अरब सागर क्षेत्र से अधिक प्रवाहित होती है। बाकी जो हमारा छत्तीसगढ़ बेसिन है आपके अरब सागर शाखा से जो कि अधिक प्रभावित नहीं होती है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। तो आपके बागवानी क्षेत्र, पुष्प कृषि, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, मत्स्य पालन। तो याद रखिएगा भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आपके मत्स्य पालन से संबंधित है। तो याद रखिएगा। और आपके जो हीरालाल चौधरी को नीली क्रांति के इनको जनक माना जाता है, याद रखिएगा। और 1985 से 1990 के दौरान इसको जो कि आपका जो नीली क्रांति है इसको लाया गया था। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरवा जनजाति पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है जरवा जनजाति? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम में, सिक्किम या निकोबार द्वीप में। तो इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जरवा जनजाति मुख्यतः कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपके निकोबार द्वीप में जरवा जनजाति पाई जाती है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद घोड़ा से है? तो आपके कठोपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में, या डी है आपके ईशोपनिषद में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो इनमें से यहाँ पे आपके किस उपनिषद में दिया गया है आपके शाब्दिक अर्थ जो कि सफ़ेद घोड़ा है? तो आपके श्वेता जो स्वर उपनिषद है इसमें शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है। बाकी इसमें जो ऑप्शन नहीं दिया गया है तो इसका जो ई ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, किस उपनिषद में शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा से है? आपके श्वेता स्वर उपनिषद में शाब्दिक अर्थ वहाँ पे बताया गया है सफ़ेद घोड़ा होता है उस उपनिषद का। तो इसमें इनमें से कोई नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने वर्ष 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? तो ताराचंद ने, डॉक्टर एम.एन. सेन ने, आपके सावरकर ने, या आपके डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने, या यह इनमें से कोई नहीं? तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, जो कि एक भारतीय प्रख्यात इतिहासकार थे और उन्होंने वर्ष 1857 में जो क्रांति हुआ था तो इस क्रांति को क्रांति नहीं माना था आपके डॉक्टर आर.सी. मजूमदार द्वारा। तो याद रखिए, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार इसको जो कि क्रांति नहीं माना गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित कौन से थे? तो मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर एम.ए. अंसारी, सुभाष चंद्र बोस, एम.के. गांधी, या ई है इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। तो फरवरी 1928 में जो आयोजित हुआ था सर्वदलीय जो सम्मेलन, इसके जो अध्यक्ष जो कि निम्नलिखित कौन से थे या किसको अध्यक्ष बनाया गया थे आपके सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष? तो आपके मोतीलाल नेहरू जी को आपके सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष जो आयोजित हुआ था फरवरी 1928 में, तो इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम पर्वतमाला है? तो आपका नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, या यह हिमालय? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, अरावली। याद रखिए, तो यह जो पर्वत है आपके जो पर्वत श्रृंखला है अरावली, तो यह आपके भारत में सबसे प्राचीनतम इसको माना जाता है अरावली पर्वत को। याद रखिएगा। तो अरावली पर्वत वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, आपके भारत के जो राजस्थान में स्थित है, आपके पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है। इसको भारत की भौगोलिक संरचना में जो कि अरावली जो कि इसको प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला इसको मानी गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, राजस्थान में उत्तर से दक्षिण इसको दो भागों में बांटा गया है। तो जो आपका अरावली जो पर्वतमाला है आपके सबसे प्राचीनतम है और कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद वल्लभ सागर कहाँ स्थित है? तो आपके उत्तराखंड राज्य में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा, या पश्चिम बंगाल में? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, गोविंद वल्लभ पंत जो सागर है आपके कहाँ स्थित है? तो आपके उत्तर प्रदेश में है। जो कि गोविंद जो वल्लभ पंत सागर है भारत की जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील इसको माना जाता है। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है। कृत्रिम झील अगर पूछे तो आपको भी गोविंद वल्लभ सागर जो कि आंसर लेना है, कहाँ है पूछेगा तो आपको उत्तर प्रदेश आंसर लेना है। उत्तर प्रदेश के यहाँ पे आपके जो सोनभद्र जिले में इसको स्थित है माना जाता है और राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा, एक तो कृत्रिम झील है इसको माना जाता है भारत की दूसरी सबसे बड़ी इसको कृत्रिम झील इसको माना जाता है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको अलग अलग एग्जामों में बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। तो खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो लावा इसके लिए, कोयला के लिए, मैग्नीज के लिए, बॉक्साइट के लिए, या तांबा के लिए? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, खेतड़ी वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है? तो खेतड़ी आपके राजस्थान के आपके झुंझुनू जिले में स्थित है। याद रखिए, राजस्थान में जो कि स्थित है, ये आपके तांबा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो तांबे के जो खान के जो कारण है इसे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। याद रखिए, प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए, बहुत ही प्रसिद्ध है आपका तांबा के लिए इसको जाना जाता है खेतड़ी को। तो वर्तमान से कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके राजस्थान में स्थित है। तो याद रखिए, कोई क्वेश्चन यहाँ से घुमा के पूछ लिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको अलग अलग एग्जाम में भी रिपीट किया गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। निम्नलिखित कौन से अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या स्पीकर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो स्पीकर होते हैं अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, और कोई भी शपथ इनको लेना भी नहीं पड़ता है, और साथ ही साथ इनको कोई भी प्रतिज्ञा लेना नहीं पड़ता है। संविधान के यहाँ पे तीसरी अनुसूची में उनसे संबंधित किसी भी शपथ या प्रतिज्ञा जो प्रतिज्ञा वर्ग के बारे में उनका कोई भी उल्लेख नहीं गया है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ जो स्पीकर होते हैं अपने पद की प्रतिज्ञा और शपथ इनके द्वारा नहीं लिया जाता है। संविधान के तीसरी अनुसूची में उनके बारे में बताया गया है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? तो अनुच्छेद 200 में बताया गया है, अनुच्छेद 301 में, अनुच्छेद 310 में या अनुच्छेद 311 में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 310 में बताया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 310 में प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 310 में जो कि भारतीय संविधान के प्रसाद का सिद्धांत इसमें उल्लेखित करता है। आपका कौन सा आर्टिकल? तो अनुच्छेद 310। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है, पूछा गया है। तो क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, रोक और निरंतरता। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने के शक्ति में यहाँ पे किसको शामिल जो कि सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं किया गया है। तो आपका जो छठवां रोक है और आपका जो निरंतरता है, इसको राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, जो प्रविलंबन है, ये आपके इसको जो कि राष्ट्रपति की शक्ति या क्षमा प्रदान की शक्ति में इसको शामिल किया है। बाकी जो रोक और निरंतरता है, छठवां और सातवां, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संस्कृति में निम्न में किसे अनंग कहा गया है? तो शिव को, कृष्ण जी को, काम को या लक्ष्मण को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, काम को। तो याद रखिए, भारतीय संस्कृति आर्ट एंड कल्चर में बताया गया है। तो ये आपका जो काम है इसको अनंग कहा गया है आपके भारतीय संस्कृति में। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको रिपीट किया है काम क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो आपके महर्षि कपिल को, महर्षि गौतम को, महर्षि कणाद को या महर्षि पतंजलि को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिए, महर्षि कणाद है, इनको भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो भारतीय परमाणु कार्यक्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है? तो आपके होमी जहांगीर जो भाभा थे, इनको भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया आपके फिलोसॉफी के क्वेश्चन है। तो परमाणुवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो आपके महर्षि कणाद को कहा जाता है। तो याद रखिए, मैं एक क्वेश्चन जीके से बनता है, एक क्वेश्चन आपके फिलोसॉफी क्वेश्चन है दर्शन शास्त्र का। तो यहाँ से मैं दो क्वेश्चन बताया हूँ, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो जहांगीर भाभा, इनको भारतीय परमाणु कार्यक्रम के इनको जनक कहा जाता है। और भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके महर्षि कणाद को कहा जाता है। तो याद रखिए, मैंने एक क्वेश्चन जीके का बताया है, एक क्वेश्चन आपके फिलोसॉफी को बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो यह प्राकृतिक नियम से संबंधित है, कृत्रिम नियम से, मानवीय नियम से या सामाजिक नियम से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, प्राकृतिक नियम। तो याद रखिएगा, तो भारतीय संस्कृति आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत यहाँ पे रीत का जो अर्थ बताया गया है प्राकृतिक नियम से। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको रिपीट किया गया है अलग अलग एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन जो है आपके कहाँ से लिया गया है? मूलतः आपके उपनिषदों से, महाकाव्यों से या पुराणों से या आपके सट दर्शन से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, उपनिषदों से। यहाँ से तमसो मा ज्योतिर्गमय जो कथन है आपके उपनिषदों से लिया गया है। तो ये जो आपका तमसो मा ज्योतिर्गमय है, इसका जो अर्थ होता है यहाँ पे, इसका जो अर्थ है यहाँ पे, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो और बढ़ो, इसका अर्थ है, इसको उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यार्थ जो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी निश्चलानंद जी, स्वामी चिन्मयानंद जी या स्वामी हरिदास जी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक इनमें से किसी के द्वारा भी इसको जो कि इसके लेखन का कार्य नहीं किया गया है। तो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो कि आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ इसको माना जाता है, जिसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो कि किया गया था। तो याद रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लेखन किया गया था। तो इसका इनमें से कोई नहीं है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो कि आंसर महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो कि इनके द्वारा लेखन का कार्य किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश जो कि आर्य समाज के एक प्रमुख ग्रंथ इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। महाभारत काल में महानदी का नाम था कावेरी, ताप्ती, महानंदा, गंगा या ई है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताइएगा इसका ऑप्शन क्या है। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये आपका मिस्टेक है। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा कमेंट करके मेरे को बताइए। महाभारत काल में महानदी को किस नाम से इसको जाना जाता था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो बड़े उद्योग को, लघु उद्योग को, सूक्ष्म उद्योग को, मध्यम उद्योग को, ई है निर्माण उद्योग को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन, निर्माण उद्योग। तो याद रखिए, विनिर्माण के क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो आपके निर्माण उद्योग को यहाँ पे विनिर्माण के क्षेत्र में इसको शामिल नहीं किया जाता है। बाकी बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, लघु और जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं और आपका बीच का मध्यम उद्योग, ये आपके विनिर्माण के क्षेत्र में इसको शामिल किया गया है। जो आपके निर्माण उद्योग है इसको विनिर्माण के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र निम्नलिखित किस सेक्टर में तैयार किया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, पावरलूम जो क्षेत्र है इसमें सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र जो कि यहाँ से इस सेक्टर से तैयार किया जाता है। याद रखिएगा, सूरत जो आपका है जो कि सूती वस्त्र के लिए इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने विनिर्माण नीति जिसे एनएमपी कहा जाता है इसको कब जारी किया गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 25 नवंबर 2011 को भारत सरकार के द्वारा विनिर्माण नीति जिसे एनएमपी के नाम से इसको जाना जाता है, तो कब जारी किया गया था? तो 25 नवंबर 2011 को लागू किया गया था। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन को रिपीट भी किया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, और जो मैंने आंसर आपको क्वेश्चन बताया था उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं उसका आंसर दूंगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन।